साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना एवं जलवायु के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है यह आपके पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के संबंध में एक विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना है या जलवायु है या कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर और क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। आगे जहाँ जहाँ भी इस मैप का इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम लोग इसको करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की भारत के अंतर्गत अवस्थिति कहाँ है, मतलब किस प्रकार से इसको हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश जो है यह भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य अर्थात सीमावर्ती राज्य है, जिसकी ग्लोब पर यदि स्थिति देखें तो इसकी स्थिति देखेंगे अगर अक्षांश पे देखें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा इस देशांतर पर देखें तो 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह विस्तारित है। अब यदि इसका पूरा विस्तार देखें तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है तथा इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात यह भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा है। तथा यदि इसका क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम देखें तो देश के 3 राज्य कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर आता है। तथा यदि इसकी सीमा की बात करें किन किन से यह सीमा बनाता है तो उत्तर में इसकी सीमा जो है वो नेपाल से तथा उत्तराखंड से मिलती है, जबकि उत्तर पश्चिम में यदि देखेंगे तो इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से, पश्चिम में देखेंगे तो इसकी सीमा जो है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से सटी हुई है, जबकि दक्षिण में मध्य प्रदेश से सटी हुई है, और दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और पूर्व साइड में देखेंगे तो बिहार एवं झारखंड से ये इस राज्य की सीमाएं लगती हैं। यदि इसको थोड़ा मैप में एक बार देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आपका उत्तर साइड में नेपाल और उत्तराखंड है, जबकि इधर देखेंगे तो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है उत्तर पश्चिम में, जबकि पश्चिम में आपका दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान आता है और दक्षिण में मध्य प्रदेश आता है। इसके अलावा पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में जो इसकी सीमाएं हैं, पूर्व में आपका बिहार और झारखंड आ जाता है, जबकि दक्षिण पूर्व में इसकी जो सीमा है वो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ से लगती है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगती है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ मैप पे भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब यदि आगे बात करें कि प्राकृतिक दृष्टि से यदि उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हैं। यह जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई हैं, जबकि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में इन तीनों तरफ से यह जो है यमुना नदी और बिंद श्रेणियों से घिरी हुई है, जबकि पूर्व में देखेंगे तो गंडक नदी से घिरी हुई है। तथा यदि जलवायु के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम लोग यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है उसके संबंध में बात करें तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वह भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है, दक्षिणी पठारी भाग जो है वह वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ एक हिस्सा है या भाग है, जिसका निर्माण जो है वो कैम्ब्रियन युग में विंध्यन क्रम की शैलों से हुआ है। तथा ये जो विंध्यन क्रम की शैलें हैं इनकी चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। तो इसका तुमको याद रखिएगा, जो विंध्यन श्रेणी की शैलें हैं इनमें जीवाश्मीय अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तथा इस क्रम में ये जो विंध्यन क्रम की श्रेणियाँ हैं इस क्रम में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें पाई जाती हैं। तथा आद्यकल्प में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल ओर्थकोलेज, फेलास्पर, लाल क्वार्टज, हार्नब्लेड और हार्नब्लेड क्लोराइड इत्यादि खनिजों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। अब यदि हम लोग आगे देखें तो दक्षिण में
विंध्यन क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना का मैदान विस्तृत है। यह मैदान जो है यह प्लीस्टोसियन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम रहा है। इस मैदान में संचित काप की परतें बहुत मोटी हैं तथा प्राचीन काप निक्षेपों को बांगर व नवीन काप निक्षेपों को खादर नाम से जाना जाता है तथा यह देश का बहुत ही उपजाऊ भाग है। तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियाँ जो हैं ये जब नदियाँ यहाँ से गंगा यमुना क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप लेकर के आती हैं। इन क्षेत्रों को, जो कंकड़ पत्थर और मोटे बालू वाले क्षेत्र होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र कहा जाता है। इसको यदि ऐसे थोड़ा सा देखें पिक्चर के माध्यम से तो ये आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पहाड़ से जब नीचे उतरेंगे तो क्या होंगे? पत्थरों को लेकर आएंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आते हैं। तो ये जो यहाँ पर निक्षेप बना लेते हैं छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का और मोटे बालू का, तो ये जो क्षेत्र कहलाता है ये भावर क्षेत्र कहलाता है। और इसके आगे चलेंगे तो एक पतली पट्टी, ये पूरा जो क्षेत्र है भावर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में होता है। भावर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा आपके मैदानी इलाके में आता है। और ये जो तराई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण जो होता है ये भूमि दलदली होती है और यहाँ अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर यदि इसका प्राकृतिक विभाजन देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका शिवालिक पर्वत है उत्तर साइड में और ये आपका भावर और तराई वाला इलाका है। जो भावर बताया, जो कंकड़ पत्थर वाले रहते हैं भावर, और ये तराई क्षेत्र रहता है। इसके अलावा ये आपका मैदानी हिस्सा है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। और नीचे आएंगे तो ये आपका जो तीसरा वाला हिस्सा है पठारी भाग है। यही वाला जो हिस्सा है, जो दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तर में जो निकला हुआ हिस्सा है वो यही है। आगे चलें, अब हम आगे भौतिक विभाजन को एक बार देख लेते हैं। तो भौतिक विभाजन में क्या है कि उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व जो है उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता था। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये विभाजन होने से पूर्व था। जब इसको विभाजित किया गया तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तराखंड में चले जाने के बाद इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे जो भावर तराई वाले क्षेत्र थे उसको एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? तो इसमें एक भाग आपका हो गया उत्तर का भावर और तराई वाला क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, जिसको अभी हम लोग ने मैप में देखा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र के बारे में। तो भावर और तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को जो है उसको क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहा जाता है। और यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र का जो लंबाई में यदि विस्तार देखें तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर पेड्रोना तक यह फैला हुआ है। सहारनपुर आप देखेंगे मैप में तो ये आपका पश्चिम में है और कुशीनगर आपका पूर्व में स्थित है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भावर जो क्षेत्र है इसकी चौड़ाई जो है लगभग 34 किलोमीटर है। कितनी है? 34 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं चौड़ाई इसकी कम होती जाती है। मतलब जो भावर क्षेत्र है वो पतला होता जाता है और वो तराई क्षेत्र में कन्वर्ट होता जाता है। तथा जो भावर क्षेत्र है इसकी भूमि जो होती है काफ़ी उबड़ खाबड़ होती है। तथा भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में क्या है आपका तराई वाला हिस्सा स्थित है। तराई या इसको तराईवाल भी कहते हैं। इस पट्टी की जो चौड़ाई है पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात कुशीनगर महाराजगंज में जो है ये 80 से लेकर के 90 किलोमीटर तक है। तथा पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भावर वाला क्षेत्र है जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो उसकी मोटाई कम होती जाती है, चौड़ाई। और जो तराई वाला क्षेत्र है जब इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तब इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो लंबाई में जो इसका विस्तार है तराई वाले क्षेत्र का, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र जो है समतल और नम है। इसका निर्माण जो है महीन अवसादों से हुआ है तथा इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण ये दलदल मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि आगे चलें
तो इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कुछ जो है कम ठीक होती है, मतलब स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती है। वैसे भी आप देखेंगे कि ये जो तराई वाला इलाका है, यहाँ पर जैसे गोरखपुर वाले क्षेत्र में क्या होता है कि बच्चों में जो जापानी बुखार होता है वो काफ़ी या बड़े स्तर पर यहाँ पर होता रहता है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ का जो जलवायु है वो बहुत सही नहीं है, तथा यहाँ का पेयजल जो अक्सर कुओं और कम गहराई के पंपों से प्राप्त किया जाता है, मानक के अनुरूप नहीं है। तथा इस क्षेत्र में यदि अब वृक्षों की बात करें तो इस क्षेत्र में साल, हल्दू, शेमल, शाखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं। तथा वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती भी यहाँ भारी मात्रा में की जाती है। अब बात करते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र के बारे में, या इसको गंगा यमुना का मैदानी दोआब भी कहते हैं। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? ऊपरी मैदान, दूसरा मध्य मैदान, तीसरा है पूर्वी मैदान। यमुना एवं गंडक नदियां जो हैं ये इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिम एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मैदानी प्रदेश है, पश्चिम में यदि देखेंगे तो इसकी सीमा यमुना नदी बनाती है और पूर्व में इसकी जो सीमा निर्धारित करती है वो गंडक नदी निर्धारित करती है। तथा यह जो मैदान है, यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी, कीचड़ व बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पर गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी आएंगी? तो गंगा की सहायक नदियों में बात करेंगे तो आपके यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा व गंडक इत्यादि नदियाँ आती हैं। तथा इस मैदान की ऊंचाई जो है वो सामान्यतः 80 से लेकर के 300 मीटर के मध्य है। तथा इस मैदान का ढाल जो है, यदि ढाल की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगे तो इसकी ढाल क्या है? इसकी जो ढाल यदि आप देखेंगे तो ऐसे आप मैप में थोड़ा सा बना के देखें तो ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसकी ढाल जो है उत्तर पश्चिम बोले तो इधर से लेकर के दक्षिण पूर्व, मतलब इधर। तो इस प्रकार से इसकी ढाल है। तथा मैदान का जो पश्चिमी भाग का ढाल है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। क्यों? क्योंकि जो मैदान का जो पश्चिमी वाला भाग होगा, वेस्ट वाला भाग और ईस्ट वाला भाग, तो चूंकि इधर से क्या है, जो नदियां हैं ये पहाड़ी से उतरती हैं, तो यहाँ पहाड़ी से उतरेंगे तो इधर ढाल क्या होगा? इधर ज़्यादा तीव्र होगा, इधर पूरा आपका मैदान होता है तो ढाल क्या होता है? कम होता जाता है। तथा नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या काप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में बांटा जा सकता है। फिर से इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका बांगर क्षेत्र और दूसरा है आपका खादर क्षेत्र। तब ये बांगर और खादर क्षेत्र को थोड़ा समझ लेते हैं। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य जो है उस क्षेत्र से है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। मतलब पहले कभी पहुंचा करता था, अब यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है। तथा यहाँ पर पुरानी काप मिट्टी का जमाव है और हजारों वर्षों से क्या है कि कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी कम हो गई। तो इस प्रकार से बांगर क्षेत्र की पहचान कैसे होगी? तो यहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और दूसरा यहाँ की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो काफ़ी कम हो गई होती है। तथा यदि खादर क्षेत्र की बात करें तो खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से होता है, जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है। मतलब चूंकि पानी यहाँ पर बाढ़ का पानी आता रहता है तो नई मिट्टी की परतें आती रहती हैं। इस वजह से यहाँ मिट्टी जो होती है वो अत्यंत उपजाऊ अवस्था में होती है। तथा खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से, मतलब यहाँ पर इनकी वजह से बहुत मिट्टी जो होती है क्षयित होती है, तो क्षय होने से बीहड़ों के भी निर्माण होते हैं। बीहड़ों या इसको इंग्लिश में कहते हैं रेविन्स, तो इनका यहाँ पर निर्माण होता है। और यह जो क्षेत्र है आप देखेंगे जो यमुना और चंबल के जो तटवर्ती इलाके हैं, जैसे कि आपका इटावा में, यहाँ पर आपको ये बीहड़ जो है मिल जाते हैं। और बीहड़ क्या होता है, इसमें ऊपरी मिट्टी क्षयित हो जाती है, इसलिए यह मिट्टी जो है नितांत अनुपजाऊ होती है। तथा संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में जो है रबी और खरीफ की फसलों की खेती की जाती है। अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है वो मध्य मैदान, जो हम लोग ऊपर बात की, तो मध्य मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, ये आपका नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ठीक ये आपका मध्य मैदान यहाँ मान लें तो ये इसके ठीक दक्षिण में स्थित है।
यह पहाड़ी पठारी भूभाग जो है वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी सीमा पर यदि इसके उत्तरी सीमा पर जाएंगे तो इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना व गंगा नदियां तथा दक्षिणी सिरे पर यदि देखेंगे तो विंध्यन पर्वत श्रेणी तथा पर्वत श्रेणी है, और इसके पश्चिमी सिरे पर बेतवा प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे थोड़ा सा, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ पर मान लीजिए आपका दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, तो इधर आपका नॉर्थ में आपका मध्य मैदानी क्षेत्र था। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि गंगा व यमुना व गंगा नदियाँ जो है इसके दक्षिणी सीमा पर स्थित है। उत्तरी सीमा पर इसके जो है आपका यमुना व गंगा नदियाँ हैं तथा दक्षिण सीमा पर इसके क्या है विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ, और इसके पश्चिमी सीमा पर देखेंगे तो इधर आपका बेतवा प्रवाहित होती हैं तथा इस पठार का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से ये आपका साउथ, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल होता है। क्यों? क्योंकि ये पठार है, और पठार क्या है, पठार आपका जैसे जैसे उत्तर में जा रहे हैं ये पठार क्षयित होता जा रहा है, तो इसलिए इसका ढाल जो है उत्तर की तरफ कम होता जाएगा। तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग तथा सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है। तो इसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखिएगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तथा बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में जो कुछ अंश है वो बघेलखंड का भी शामिल है। तथा सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी का क्षेत्र जो है वो बघेलखंड के तहत आता है। तो बघेलखंड के तहत कौन सा आता है, तो सोनभद्र में सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड में फर्क करिएगा, दोनों अलग अलग हैं। तथा इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर है, लेकिन कुछ पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर तक ऊंची, जैसे कि मिर्जापुर और सोनभद्र की जो सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ, इनकी ऊंचाई जो है 600 मीटर तक है। तथा यह जो पठार है, यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। भूमि प्रायः क्या है, कंकरीली एवं उजाड़ है तथा पहाड़ी आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में यह पाई जाती है। तथा यदि इस क्षेत्र की मुख्य नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में आपका चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जिनमें से चंबल और टोंस जो नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा और केन नदियाँ हैं, ये पठार को काट करके यमुना नदी में, और सोन व टोंस नदी जो है वो गंगा में मिल जाती हैं। याद रखिएगा, चंबल, बेतवा और केन जो है पठार को काटते हुए यमुना में मिलती हैं, और सोन व टोंस जो है वो गंगा में मिलती हैं। तथा नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियाँ पाई जाती हैं और पहाड़ों में जल स्रोत भी मिलते हैं, और नदियाँ अनेक स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण भी करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर स्थित है, वो इसी क्षेत्र में इस जलप्रपात का नाम बिहार है। तो बिहार जलप्रपात कहाँ, किस नदी पर है, टोंस नदी पर स्थित है। तथा आगे देखें तो पूरे पठारी क्षेत्र में जो है वर्षा क्या होती है, काफ़ी कम होती है। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण, चूंकि जो ये बुंदेलखंड वाला इलाका है वैसे भी यहाँ पर बरसात कम होती है, तो जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं और इनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तथा इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भागों में यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि ये लाल मिट्टी किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से किन इलाकों में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, यह जो लाल मिट्टी है आपके दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली में मिलती है। तथा जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई तथा पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है, और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, चूँकि बरसात कम होती है फिर भी यहाँ पर चना, अरहर, सरसों, ज्वार व गेहूँ उगाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अभी तक हमने बात की जो भौतिक विभाजन था, अब हम लोग जलवायु की, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो क्लाइमेट है इसके संबंध में बात कर लेते हैं। तो भौतिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएँ पाई जाती हैं। फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी है, अर्थात समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी कहलाती है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है। यहाँ वर्ष भर जो है
वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं। अतः हम इन्हीं 3 ऋतुओं के आधार पर यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की यदि बात करें तो सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझें, कर्क रेखा कहाँ है, तो ये ग्लोब है आपका। ग्लोब में ये आपका जो 0 डिग्री देशांतर वाला होता है ये आपका विषुवत रेखा है, और इससे ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो रेखा होती है यही आपकी कर्क रेखा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है साउथ में, ये आपकी मकर रेखा होती है। तो क्या होता है कि सूर्य जब हो तो सूर्य के कर्क रेखा के ओर बढ़ने के साथ प्रदेश में तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम कर्क रेखा का नाम तो ले रहे हैं, परंतु प्रदेश से उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश कहीं इसके ऊपर है, थोड़ा सा इसके थोड़ा सा नीचे, अर्थात मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, परंतु उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जून में क्या होता है, जून में यहाँ पर अपने यह जो गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाती है। इस समय क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है जून के महीने में। तथा ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का जो औसत अधिकतम तापमान होता है वो आपका 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि इस ऋतु में औसत न्यूनतम तापमान जो होता है वो 21 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यदि औसत तापांतर की बात करेंगे तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापांतर होता है। तो कई बार इसे पूछ लेता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत तापांतर क्या रहता है, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है यहाँ पर। तथा इस ऋतु में कर्क रेखा नज़दीक होने के कारण, तो कर्क रेखा नज़दीक होने का मतलब यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नीचे से मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और आप मैप देखेंगे तो आपका जो ये वाला क्षेत्र है इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, ये जो आदि बुंदेलखंडी नगर हैं ये कर्क रेखा के थोड़ा करीब हैं। तो यहाँ का नगरों का जो तापमान होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। और इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीनों में पश्चिमी हवाएं जो होती हैं वो तीव्र हो जाती हैं। जब ये तीव्र हो जाती हैं इन्हें को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जो कि प्रातः 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चलती हैं और अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं, जो कि शरीर को क्या करती हैं, झुलसा देती हैं। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 100 से लेकर के 115 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलने वाले तूफान मतलब धूल भरी आंधियां आती हैं। यद्यपि इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, मतलब कि 10 से 25 सेंटीमीटर तक ही वर्षा इस ऋतु में होती है। तथा यदि गर्मी की बात करें तो सबसे अधिक गर्मी जो होती है वो आगरा में व झांसी में पड़ती है, और सबसे कम जो गर्मी पड़ती है वो आपकी बरेली में पड़ती है। तो यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आगरा व झांसी में, और सबसे कम कहाँ पड़ती है, बरेली में पड़ती है। तो ये तो हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु देखा। अब हम लोग वर्षा ऋतु को देख लेते हैं। तो वर्षा ऋतु की यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो कि पूर्वा हवाओं के प्रभाव चलता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है। तो इसको थोड़ा सा मैप में यदि देखें तो ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो हमने क्या कहा, पूर्वी ये इस सिरे से और दक्षिणी पूर्वी, मतलब इधर से आपका जो आपके दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं इधर से आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और ये आगे बढ़ती हैं। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे क्या होता है, पश्चिम में निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग क्या होता है, ये उत्तर की ओर निकल जाता है। और उत्तर की ओर जब बढ़ता है तो हिमालय से टकरा करके यह पुनः वापस आ जाता है। और इस वापस होते हुए प्रदेश से होने वाले मानसून से क्या होता है, प्रदेश का जो तराई वाला इलाका है, गोरखपुर वाला इलाका जो है आपका, इधर इस इलाके में खूब वर्षा होती है। तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी, जो आपका प्रदेश के जो नीचे वाले हिस्से में दक्षिण साइड में, तो कुछ वर्षा जो है पठारी तथा पश्चिमी मैदान में भी होती है। तथा प्रदेश में विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में जो है वो भिन्नता पाई जाती है। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे तो गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184.7 सेंटीमीटर तक होती है, तो वहीं मथुरा में सबसे कम वर्षा 54.4 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यदि आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको गोरखपुर जो है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
तो गोरखपुर आपका पूर्व साइड में है और जबकि मथुरा जो है एकदम से पश्चिम में है। तो क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती हैं तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करेंगे? पूर्व साइड में करेंगे। जैसे जैसे ये पश्चिम की साइड में जाएंगे तो क्या होती है? कमज़ोर होती जाएंगे। तो इसलिए जो पश्चिम में जो जिला पड़ेगा वहाँ पर वर्षा कम होगी। तो चूंकि आपका मथुरा जो है वह पश्चिम में पड़ता है तो यहाँ पर मानसून कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पर वर्षा कम होती है। और चूंकि गोरखपुर प्रारंभ में ही पड़ जाता है तो यहाँ पर मानसून काफ़ी मजबूत होता है और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा जो होती है यहाँ पर वो 112 सेंटीमीटर तक होती है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर तक होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में यदि देखेंगे तो 84 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि दक्षिण पहाड़ी पठारी क्षेत्र में देखेंगे तो ये 91 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तथा प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं या जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। साथ ही ऐसे ही वर्षा अवधि में भी कमी आती है। जैसे कि आपकी वर्षा की मात्रा में कमी होती है वैसे ही वर्षा की अवधि, मतलब जो वर्षा के कितने दिन बरसात हो रही है वो वर्षा की अवधि कहलाएगी। तो वर्षा की अवधि भी क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे कि यदि आप गोरखपुर में देखेंगे तो गोरखपुर में जहाँ 56 दिन वर्षा की जो है संभावित अवधि होती है, मतलब संभावना होती है कि 56 दिन यहाँ बरसात होगी। जबकि पश्चिम में जाएंगे, मथुरा साइड में जब चले जाएंगे तो वहाँ पर संभावित जो अवधि होती है वो 32 दिनों की होती है। इसके अलावा प्रदेश के संपूर्ण वर्षा का, मतलब जो संपूर्ण वर्षा उसका लगभग 83% वर्षा जो होती है वो वर्षा ऋतु के अंतर्गत अर्थात जुलाई से सितंबर तक के महीने में हो जाती है। जबकि जो शेष वर्षा 17% जो होती है वो आपकी जाड़ों व गर्मियों में होती है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो इस ऋतु में या जो ग्रीष्म ऋतु है इस ऋतु में प्रदेश का जो औसत तापमान होता है वह 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और न्यूनतम तापमान जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और तापांतर की यदि बात करेंगे तो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर तापांतर पाया जाता है ग्रीष्म आपका वर्षा ऋतु में। ये हमने वर्षा ऋतु की बात की। तथा ग्रीष्म ऋतु में तापांतर कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शीत ऋतु की। तो प्रदेश में शीत ऋतु जो है वो नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है तथा जनवरी तक तापमान निरंतर गिरता रहता है। और जनवरी का जो महीना होता है, जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है तथा शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफ़ी अंतर रहता है। जहाँ दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान जो होता है वो आपका 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और औसत न्यूनतम तापमान जो होता है वो आपका 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तथा प्रदेश में शीत ऋतु में जो तापमान होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। जैसे कि आप प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो शीत ऋतु का जो तापमान होता है वो कम होता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे आप, मतलब इलाहाबाद से आप ऐसे देख लें कि नीचे साइड से यदि जाएंगे बांदा वाले इलाके से गोरखपुर वाले इलाके की तरफ या उत्तर पश्चिम वाले इलाके की तरफ जाएंगे तो उधर आपकी ठंडी बढ़ती जाएगी। तथा उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में जो औसत तापमान होता है वो अन्य क्षेत्रों से सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मतलब कि प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है तथा उत्तरांचल में जब बर्फबारी होती है उससे भी इस क्षेत्र में क्या होती है? ठंडी और बढ़ जाती है। तथा शीतकाल में यदि हम वर्षा की बात करें तो शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक या 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जो कि रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा शीतकाल में जो वर्षा होती है किस वजह से होती है? तो भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। और इन चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सेंटीमीटर तथा पठारी क्षेत्रों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इधर से आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ठंडी वाली जो वर्षा होती है वो कम होती जाएगी। लेकिन प्रदेश के कई भागों में इस समय कोहरे का प्रभाव रहता है। कोहरे के कारण क्या होता है? तराई क्षेत्रों में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्षा के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण का।
तो प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत के जलवायु का विभाजन किया। तो याद रखिएगा, भारत के जलवायु का विभाजन जो है वर्षा के आधार पर किसने किया था? तो प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने किया। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका आर्द्र व उष्ण क्षेत्र, दूसरा जो कहलाता है वो साधारण आर्द्र व उष्ण क्षेत्र। अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यदि आर्द्र व उष्ण क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में दो उप विभाग हैं। इसको फिर से दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? एक आपका तराई क्षेत्र है, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो प्रथम हम पहले तराई क्षेत्र की यदि बात करें, पहले उपभाग की, तो तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो तराई क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बरेली, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस तराई वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जहां पर वार्षिक जो वर्षा, औसत वर्षा होती है वो 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस क्षेत्र में, जो तराई वाला क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में जनवरी से लेकर के जनवरी में औसत तापमान जो होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और जुलाई में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अब दूसरे उप जो विभाग है या जो दूसरा इसका पार्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसकी बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक होती है। और इस उपविभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। मतलब आप गोरखपुर से मथुरा की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होगी। तथा जो दूसरा कैटेगराइजेशन है साधारण आर्द्र व उष्ण क्षेत्र, तो इसमें 3 उपविभाग किए गए, मतलब 3 बंटवारा किया गया है। कौन कौन सा? एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। तो इन एक को एक एक करके देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में यदि देखेंगे तो कौन से हिस्से आते हैं? तो इसमें उत्तरी इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर इत्यादि शामिल हैं। इस क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो उच्च तापमान तथा शीत ऋतु में विशेषकर जनवरी में औसत तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तथा इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो वही जैसे कि आपका पिछले वाले में घटता था, तो वैसे यहाँ पे भी घट रहा है कि जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, आप एग्जाम्पल के तौर पे गोरखपुर से मथुरा की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। अगला है इसमें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र को देखें तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? इसमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर आदि जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 65 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है। तथा शीतकाल में औसत तापमान जो होता है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तथा इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। तथा तीसरा जो है बुंदेलखंडीय पहाड़ी पठारी क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत कौन से इलाके शामिल हैं उनको एक बार देख लें। तो इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी इलाहाबाद आदि जिले शामिल हैं। तो याद रखिएगा जो इलाहाबाद वाला इलाका है, इलाहाबाद जो है यह 2 क्षेत्रों में शामिल हो रहा है। एक तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में, तो इलाहाबाद का जो उत्तरी इलाहाबाद वाला हिस्सा है वो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां पर वर्षा क्या होगी? 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि ये वाला जो इलाका है बुंदेलखंड पहाड़ी पठारी क्षेत्र, इसमें आपका इलाहाबाद का दक्षिणी इलाहाबाद वाला हिस्सा शामिल होता है। और इस क्षेत्र की भी वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर ही होती है, जितनी कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में होती है। तथा इस क्षेत्र में शीतकालीन औसत तापमान जो होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि ग्रीष्मकाल में 40 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तथा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि 1987 में बांदा में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मतलब यहाँ का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तथा इसके अलावा इस क्षेत्र में भी वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वो घटती जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने विभिन्न चीज़ों को देखा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। कई बार हम लोग
पेपरों में आप कई जगह पे पढ़ते रहते हैं कि ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल इलाका या बुंदेलखंड या बघेलखंड। तो इसको एक बार मैप में देख लीजिए कहाँ किस इलाके को कहते हैं। तो ये आपका जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये ब्रज, मथुरा वाला हिस्सा, जो तरफ वाला हिस्सा ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है, और ये बीच वाला फैजाबाद वाला ये जो हिस्सा है ये अवध क्षेत्र कहलाता है। जबकि आपका ये बनारस, इलाहाबाद, ये वाले इलाके जो हैं आपके पूर्वांचल में आते हैं। जबकि झांसी वाला इलाका जो है, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, आपका महोबा हो गया, ये इलाके जो हैं ये बुंदेलखंड में आते हैं। जबकि इधर आप देखेंगे तो इधर आपका सोनभद्र आता है, ये सोनभद्र वाला इलाका है। तो सोनभद्र वाला जो इलाका है ये बघेलखंड में आता है। तो इस चीज़ को याद रखें, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कंफ्यूज मत होइएगा। बुंदेलखंड वाले इलाके में आप देखेंगे तो ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा ये सब आएंगे, चित्रकूट, तो ये सब बुंदेलखंड में आ जाएंगे। जबकि बघेलखंड में कौन सा आता है, मिर्ज़ापुर वाला इलाका या कुछ इलाका उसका, और सोनभद्र वाले जो इलाके हैं ये आपके बघेलखंड में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो भौतिक संरचना एवं जलवायु से संबंधित जो चीज़ें थी उसको हम लोग ने यहाँ पर विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के लिए अगले टॉपिक पे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।